बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ब्रीफली ये दो डॉक्टर्स नहीं हुए तो थोड़ा सा इसको मैं रिकॉल कर लूँ कि हम ने थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म में हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कंसेप्ट दिया था कि यूनिसेलुलर्स आर दूस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई सिस्टम, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है अपनी लाइफ की फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल ले लें तो इसमें यह बात है कि इसमें एक सेल इंडिविजुअली कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो इसलिए एक काम को परफॉर्म करने के लिए उसको डिफरेंट सेल्स की ज़रूरत होती है। तो हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को उठा लिया और हमने उसके डिफरेंट सेल्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ मिला लिए। तो हमने ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यूज़ बना लिए। इसमें सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यूज़, फिर मस्कुलर टिश्यूज़, फिर नर्वस टिश्यूज़ और फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया। एपिथेलियल को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसको डिफरेंट तरीक़ों से हमने क्लासिफाइड किया और फिर उसके लोकेशंस के बारे, उसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ लिया। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बिग पिक्चर्स डिस्कस कर लेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़ और इसका मेन फंक्शन क्या है और ये कौन कौन से जगहों में पाए जाते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे। आज नाम तो सुना होगा सब ने ना, MBBS के लेवल पे, कनेक्टिव टिश्यू। अब जब यहाँ पे मैंने टिश्यू का लफ्ज़ लिख लिया तो प्रीवियस क्लास से आप लोगों की माइंड में ये बात ज़रूर आई कि ये इट विल बी द ग्रुप ऑफ सेल्स, इट विल बी द कलेक्शन ऑफ सेल्स। पॉइंट क्लियर है? तो टिश्यू इज़ नथिंग जस्ट द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सेल, कलेक्शन ऑफ सेल्स, यू मे से द फैमिली ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़, ये किन किन चीज़ों का बना हुआ है और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन जिस तरह हमने पहले यूजुअली तो ये होता है कि पहले इस चीज़ को, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया जाता है, फिर उसके फंक्शंस के बारे में बताया जाता है। लेकिन प्रीवियस क्लास में भी हमने पहले इसके फंक्शंस को समझने की कोशिश की थी ताकि आने वाले क्लास में हमें थोड़ी सी आसानी हो कि ये है क्या चीज़ और इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ लेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़ और इसका फंक्शंस क्या है। अगर फंक्शन थोड़ा समझ में आ जाए तो आने वाला लेक्चर जितना भी होगा तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों के जहन में आइडिया आ जाएगा कि हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहले जितने भी आप लोगों के बॉडी में टिश्यूज़ है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि टिश्यूज़ कितने टाइप के हैं ह्यूमन में, 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को मिलेंगे बुक में, फिर मस्कुलर टिश्यूज़ मिलेंगे, फिर नर्वस टिश्यूज़ मिलेंगे और फिर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब जितने भी टिश्यूज़ हैं, अगर आप उसके सेल्स को लें, अगर आप उसके टिश्यूज़ को लें, अगर आप डिफरेंट ऑर्गन्स को लें तो हर जगह पे आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू नज़र आएगा। इस कनेक्टिव टिश्यू का काम ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ है उसी को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ये और फंक्शनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। फंक्शनल, किसी भी टिश्यू, कोई भी टिश्यू, चाहे वो एपिथेलियल हो, मस्कुलर हो या नर्वस हो, अगर उसके सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उन सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच्ड होने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत होगी। अब सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू इसको आपस में जोड़ने में मदद नहीं देती है। अगर आप लोग देख लें तो उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जहाँ कहीं भी आप लोग देख लें
तो आप लोगों को हर जगह आप लोगों को, चाहे वो नर्वस टिश्यू हो, चाहे वो एपिथेलियल हो, चाहे वो मस्कुलर टिश्यू, वहाँ पे आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यूज नज़र आएंगे। अब ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फंक्शनल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ, हमने कहा था कि जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं तो इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बनाई थी। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? या तो स्क्वेमस सेल्स को ये साइट प्रोवाइड करती है, यहाँ पे अटैच्ड हो, या कॉलमनर सेल्स को और या क्यूबाइडल सेल्स को। ये क्या करती हैं? जी बात जी हाँ tasu badaltes tai setim apori bas yo genta bomang class alu khapake gay hono ko khapake gay namang barte ulas menta वे ठुको da बचुम रठी मली। हाँ यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर आप लोग देख ले तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा। तो हर जगह पे जहाँ भी यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग हुई है तो इसी के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे देख ले, इसके अलावा अगर आप लोग इस एपिथेलियल सेल्स को रिकॉल कर ले तो इसमें आप लोग अगर रिकॉल कर ले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कोई भी कैपिलरी यहाँ से क्रॉस नहीं कर जाती, कोई भी कैपिलरी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसको चीज़ें जाती हैं। अब यहाँ पे ये कैपिलरीज यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे ब्रीच आ जाए, यहाँ पे कट लग जाए और कोई भी पैथोजेंस, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे अगर एंटर होना चाहे तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैक्रोफेज मौजूद होते हैं, मैक्रोफेज, और दूसरी यहाँ पे डर्मस मौजूद होती हैं, डर्मस। ये डर्मस इसको अंदर जाने नहीं देती है पैथोजेंस को। दूसरी ये मैक्रोफेज भी कनेक्टिव टिश्यू सेल है, ये यहाँ पे आके इसको एनगल्फ कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई ब्रीच लग जाए और यहाँ पे कोई पैथोजन अंदर जाना चाहे तो यहाँ पे अल्लाह ने ये स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि इसको यहाँ पे इसको रोक के रख देती है। और दूसरी बात ये यहाँ पे आके इसको इनगल्फ कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का हमारे डिफेंस सिस्टम और इम्यूनिटी में भी मेन रोल है। पॉइंट क्लियर है? तीसरी बात, यहाँ पे अगर कट लग जाए स्किन में तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको मायोफाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट वो डिवाइड कर जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है इसको ये फिल्ड कर देते हैं। तो ये हमारी वुंड हीलिंग में भी क्या कर देते हैं? वुंड हीलिंग में भी हेल्प देती है। पॉइंट क्लियर है? तो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सपोर्टिंग ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी। वुंड हीलिंग के लिए कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत है। यहाँ पे एब्रेजन्स रोकने के लिए, या अगर यहाँ पे कोई ब्रीच लग जाए तो यहाँ पे पैथोजेंस को आगे जाने से डर्मस रोकती है। और यहाँ पे कोई मैक्रोफेज मौजूद होगी, डिटेल से अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैक्रोफेज यहाँ पे हो सकते हैं, वो यहाँ पे इनको इनगल्फ कर लेगा। दूसरी इसको इसने अटैचमेंट साइट भी प्रोवाइड की है। इसके अलावा जितनी भी मसल्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स हैं, वो बोन से अगर अटैच्ड हो रहे हैं तो टेंडन के थ्रू अटैच्ड हो रहे हैं। ये टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। जितने भी बोन्स टू बोन्स कांटेक्ट है और उसकी एंड को अगर एक दूसरे से दूर जाने से या फिर स्लाइड होने से या स्लिप होने से अगर कोई चीज़ रुकती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। वो लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू की क्या है। इसके अलावा अगर आप लोग ब्लड को कंसिडर कर लें, यहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स सिक्रेट होती है। ये हार्मोन दिमाग में सिक्रेट होती है और उसका फंक्शंस होता है हमारी किडनी पे, हमारी ओरीज पे, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। अब इस एंडोक्राइन सिस्टम को, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द
बॉडी भी कहते हैं। इसी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड ने कनेक्ट किया हुआ है। तो चूंकि सेल्स को ये ऑर्गन्स को या डिफरेंट सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है डॉक्टर गुलशाद आपको? अब यहाँ पे देख ले कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू इसके अलावा और क्या काम करती है, ये यहाँ पे आप लोगों के ख़ास किस्म के सेल्स मिलेंगे, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे एडिपोसाइट्स हैं, एडिपोसाइट्स, इसका तो ये एक काम है कि ये फैट स्टोरेज सेल है। हमारी बॉडी के जितनी भी स्किन के अंदर ये है तो ये फैट को स्टोर करती है। दूसरी बात, इसको हम डिटेल से अभी पढ़ लेंगे कि हमारी बॉडी में ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो यूनिलोकुलर्स होगा या मल्टीलोकुलर्स। सिंपली आप लोग वाइट एडिपोस टिश्यू या वाइट फैट्स कह सकते हैं, और ब्राउन। वाइट एडल्ट में आप लोगों को मिलेंगे, एडल्ट में, और ब्राउन न्यू बॉर्न में मिलेंगे। एक तो इसका काम है कि ये फैट को स्टोर करता है फिट स्टेट में, और अगर हम फास्टिंग स्टेट में हो तो ये रिलीज करती है इस फैट्स को और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरी, ये बच्चों में इसको हीटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप को ढांप नहीं सकते, सर्दी से छुपा नहीं सकते अपने आप को, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी बॉडी में मोस्टली ब्राउन टिश्यूज बनाए हैं और ये हीट जनरेट कर रहे हों। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों के एडिपोसाइट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोरेज आउटपुट करते हैं। तो मेन आप लोगों को फंक्शंस आना चाहिए कि हमारी बॉडी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में कैसे कनेक्टिव टिश्यू किरदार अदा करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में कैसे, इम्यून सिस्टम का मैंने आप लोगों को बता दिया 3 तरीक़ों से इम्यूनिटी में ये रोल प्ले करते हैं। एक तो इसने फिजिकल बैरियर प्रोवाइड की है, फिजिकल बैरियर, यहाँ से कोई चीज़ अंदर जाने नहीं देती। दूसरी, ये कोई चीज़ अगर यहाँ पे चला जाए तो ये यहाँ पे इसको एनगल्फ कर देते हैं, बाय एनगल्फिंग, एनगल्फ कर देते हैं। मैक्रोपेज का ये काम है। लेकिन अगर कोई चीज़ इस मैक्रोपेज को भी मामू बनाकर ब्लड में पहुँच जाए तो ब्लड में फिर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, अभी हम पढ़ लेंगे, प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं उसके ख़िलाफ़, एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ उसी को उधर पकड़कर क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। तो 3 तरीक़ों से इम्यूनिटी में, और इस तरह मैंने बता दिया कि अगर ब्रीच लग जाए तो यहाँ पे इसमें माइटोसिस हो जाती है, और ये गैप को, तो ये हमारी वुंड रिपेयर या वुंड हीलिंग में क्या कर देती है, ये हेल्प प्रोवाइड करती है। अब अगर आप इस कनेक्टिव टिश्यू को लें, इस कनेक्टिव टिश्यू को और इसके कंपोजिशंस को अगर आप लोग चेक कर लें, तो किसी भी जगह से अगर आप कनेक्टिव टिश्यू को मिला लें तो आप लोग रिकॉल कर ले वो जो हमने पढ़ा था एपिथेलियल सेल्स में, बेसमेंट में, ब्रेन पे, इस सेल्स को हमने क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड करके बनाए थे, और इन दोनों सेल्स या इन तीनों या इन सारे सेल्स के बीच में हमने कोई इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं बनाए थे। यहाँ पे जितने भी हमारी बॉडी में कहीं भी शीट लाइक, कवरिंग लाइक प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होती या फिर कोई सिक्रीशंस की ज़रूरत होती या एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती, तो हम वहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट बनाते थे। अब यहाँ पे अगर इसके कंपैरेटिवली आप कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को चेक कर ले तो इसमें आप लोगों को सेल्स बहुत कम नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू। दूसरी बात, इन सेल्स के दरमियान आप लोगों को स्पेस नज़र आएगा, और वो स्पेस कुछ ख़ास सब्सटेंस से अल्लाह ने फिल्ड किया हुआ होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को आप किसी भी जगह से उठा ले, उसमें आप लोगों को 2 चीज़ें मिलेगी। कितने मिलेगी? 2 चीज़ें। कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशंस को अगर आप लोग चेक कर लें, कंपोजिशंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें एक आप लोगों को सेल्स मिलेंगे, सेल्स, और दूसरी आप लोगों को सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सेल्स डिपेंड करेगा
कि ये कनेक्टिव टिश्यू किस जगह से है, ये किस टाइप का है। तो एक ख़ास किस्म के सेल्स इसमें होंगे, या तो ये सेल्स एक टाइप के होंगे और या ये एक टाइप से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। अगर आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को चेक कर ले तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आप लोगों को मज़ीद दो चीज़ें मिलेगी। एक आप लोगों को ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा। और दूसरी इसमें फाइबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस 3 टाइप्स के मिलेंगे। कितने होंगे? 3 टाइप्स के मिलेंगे। एक को हम गेग ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स कहते हैं, एक को हम फ्रूटियोग्लाइकन कहते हैं, एक को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फर्स्ट पे, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे लिख दिया। आप ग्लाइकोप्रोटीन को फर्स्ट, फ्रूटियोग्लाइकन को सेकंड और ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स को आप लोग थर्ड पर भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। लेकिन ग्राउंड सब्सटेंसेस 3 चीज़ों की बनी होगी। ये क्या होंगे? ये पॉलीसेकेराइड हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, नथिंग एल्स। दूसरी बात, इसमें आप लोगों को ये चार्ज्ड होंगे, इसके किसी एक एंड पे या तो आप लोगों को हाइड्रोक्सल और समथिंग एल्स चार्ज्ड मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें अट्रैक्शन ऑफ वाटर होगी। तो इसीलिए ये जहाँ कहीं भी आप लोग चेक कर ले तो ये सीमी सॉलिड और सीमी लिक्विड और जेल लाइक आप लोगों को मिलेगा ये, क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। यहाँ पे अगर आप फाइबर्स में आप लोग देख लें फाइबर्स, तो फाइबर्स भी आप लोगों को 3 किस्म के मिलेंगे। या तो कोलेजन फाइबर इसमें होंगे, या रेटिकुलर फाइबर होंगे, और या इलास्टीन फाइबर होंगे। इलास्टीन फाइबर होंगे। अगर आप लोगों को कोई फाइबर यूं थिक नज़र आए, इसके स्टेन के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है कि कौन से वाले स्टेन कौन से को, वो नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। वो लेने से पहले टच दे देंगे कि कौन सा वाला कौन सा कलर लेता है और क्यों लेता है। कोलेजन थोड़े से आप लोगों को थिक फाइबर और अनब्रांच्ड फाइबर नज़र आएंगे। थिक एंड अनब्रांच 10 to 300 नैनोमीटर, आई थिंक माइक्रोमीटर होंगे, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे ये रेटिकुलर फाइबर आप लोगों को थिन एंड अनब्रांच फाइबर मिलेंगे, थिन भी एज कंपेयर टू कोलेजन फाइबर। और ये इलास्टीन फाइबर थिन होंगे लेकिन ये ब्रांच्ड फाइबर्स होंगे। पॉइंट क्लियर है। अब देखें, आप लोगों ने किसी भी जगह से क्या ले लिया? आप लोगों ने किसी भी जगह से कनेक्टिव टिश्यू ले लिया, उसको चेक कर दिया। एक तो उसके सेल्स आप लोगों को नज़र आएंगे, किसी ख़ास सेल्स के बने होते हैं, और दूसरी उसके ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस नज़र आएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस को अगर आप लोग चेक कर ले तो ये 2 टाइप्स के होंगे। 2 टाइप्स के चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस और एक फाइबर्स। फाइबर्स को अगर चेक कर ले तो थिक अगर आप लोगों को मिले तो ये कोलेजन होंगे, थिन अगर मिले ये रेटिकुलर होंगे, और अगर थिन मिले और ब्रांच्ड मिले ये इलास्टीन होंगे। ये कोलेजन को अगर आप लोग चेक कर ले मेनली तो अभी तकरीबन इसके 4 डिफरेंट टाइप्स मॉर्फोलॉजिकली डिस्कवर हुए हैं। आप लोग सिर्फ 4 टाइप्स याद रखिए, 4 टाइप्स। इसमें इसके 4 टाइप्स हैं: कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 2, कोलेजन टाइप 3 एंड कोलेजन टाइप 4। अब देखिए यहाँ पे इसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ये तीनों ये एक दूसरे के साथ मिलकर ये फाइब्रिल बनाते हैं या फाइबर्स बना सकते हैं। इसीलिए इन तीनों को हम फाइब्रिलर कोलेजन कहते हैं, और ये नॉन फाइब्रिलर है।
पॉइंट क्लियर है? अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो ये। दूसरी बात, ये टाइप 1 कोलेजन, टाइप 1 ये आप लोगों को मेनली कहाँ पे मिलेगा? ये आप लोगों को बोन में मिलेगा, टेंडन में भी मौजूद होते हैं। और अगर आप लोग टाइप 2 को चेक कर ले, टाइप 2, तो ये आप लोगों को कार्टिलेज, इस बोन में मैं बी को और ये एनीवियर और टाइप 4 अंडर द फ्लोर। मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे देख ले, बोन के स्पेलिंग में मैंने ONE को रेड से हाईलाइट किया। क्यों? क्योंकि बोन के इस नेम में टाइप 1 कोलेजन्स के लिए ये 1 हमने रिप्रेजेंट किया, ये स्टैंड करता है बोन। कार्टिलेज का स्पेलिंग CARTILAG की जगह मैंने कार्टिलेज लिख लिया, इसलिए कि ये 2 को मैंने हाईलाइट किया ताकि आप लोगों को याद हो कि टाइप 2 कार्टिलेज, टाइप 2 कोलेजन फाइबर कहाँ पे होंगे? कार्टिलेज में। और 3 इनवियर बहुत ज़्यादा जगहों में आप लोगों को मिलेंगे, और ये 4 ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलेगा। इसके कहने का मतलब या इसको याद करने का मतलब क्या है? कहने का मतलब या याद रखने का मतलब ये है कि हर एक कोलेजन टाइप की अपनी एक ख़ास डिजीज़ होती है पैर, और ये जहाँ कहीं भी पैर ये मौजूद होगा वो डिजीज़ के साइन सिम्टम उसी सिस्टम में आप लोगों को मिलेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन का आप लोगों ने ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसमें फिर अगर GBM उसमें नेफ्रोपैथी में आप लोग फिर पढ़ेंगे तो इसमें इसी में बीमारी लग जाती है इस मेम्ब्रेन को, तो उसमें मेन इफेक्ट ये कोलेजन टाइप 4 प्रोटीन होता है। पॉइंट क्लियर है? अब देखो, ये चाहे बोन में हो, ये कार्टिलेज में हो, या एनीवेयर इन द बॉडी या बेसमेंट मेम्ब्रेन में हो, इसका काम ये है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एक कंप्रेशनल स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी भी चीज़ पे को प्रेस कर ले और वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? नॉन कंप्रेसिबल है। एक होती है टेंसाइल, मीन्स अगर इसको मैं यूँ मोड़ लो और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स रिगेन कर ले, इसको हम कहते हैं कि इलास्टिक है। तो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एक कंप्रेशनल स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेशनल स्ट्रेंथ अगर आप लोग बोन में चेक कर ले तो ये कैल्सिफिकेशंस और फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट के डिपोजिशंस की वजह से बोन में हुए। लेकिन अगर आप टाइप 1 को, तो इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये टाइप 1, तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को ये कोलेजन्स मिले तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस सेल्स का मैं जिक्र कर लेता हूँ, फिर इन सब चीज़ों को मिलाकर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टेड शो बना लेंगे। सेल्स में अगर आप लोग देख लें तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम फाइब्रोब्लास्ट का नाम याद होना चाहिए। फाइब्रोब्लास्ट, अगर कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र हो और फाइब्रोब्लास्ट का आप लोगों को पता ना हो, इट मीन्स यू डोंट नो अबाउट abundant cells of the connective tissue। हर जगह में आप लोगों को मिलेंगे फाइब्रोब्लास्ट। क्योंकि ये जितनी भी सब्सटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इन चीज़ों को ये बनाता है। पॉइंट क्लियर है? फाइब्रोब्लास्ट मेक these collagens, reticular fiber, elastin fiber secrete these substances। पॉइंट क्लियर है? फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा आप लोगों को हिस्टियोसाइट्स का पता होना चाहिए। टिश्यू मैक्रोफेज भी हम इसको कहते हैं,
हिस्टियोसाइट, इसको टिश्यू मैक्रोफेज भी कहते हैं। टिश्यू मैक्रोफेज का अभी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि ये है क्या चीज़। हिस्टियोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट का भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दूँ। ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन में मिलेंगे आप लोगों को, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज में मिलेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसके अलावा सेल्स में आप लोगों को फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, द मोस्ट डेंजरस सेल ऑफ द बॉडी, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, जितने भी अदर WBCs है या ल्यूकोसाइट्स भी हम लोग बोलते हैं। WBCs मेनली कितने टाइप्स के आप लोगों को मिलेंगे, या तो ग्रेनुलोसाइट्स होंगे या ए ग्रेनुलोसाइट्स होंगे। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ये है कि इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होंगे। स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स का मतलब ये है कि अगर आप लोग इसको स्टेन कर ले तो एक स्पेसिफिक स्टेन लेगा। और नॉन ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ये नहीं है कि इसमें ग्रेन्यूल नहीं है, इसमें बी ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। पॉइंट क्लियर है। ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स का नाम इसको इसी वजह से नहीं दिया गया है कि ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स कंटेनिंग स्पेसिफिक ग्रेन्यूल, नॉन ग्रेनुलोसाइट मीन्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स कि इट डोंट हैव एनी ग्रेन्यूल। इसमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, मगर इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स या नॉन ग्रेनुलोसाइट इसलिए कहा गया है कि कोई स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देख ले, ग्रेनुलोसाइट्स में आप लोगों को न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, आप लोगों को बेसोफिल्स मिलेंगे और आप लोगों को यूसिनोफिल्स मिलेंगे। अगर कोई भी सेल्स आप लोगों को मल्टील्यूब्स नज़र आ जाए, जिसके मल्टीपल लोब हो, मल्टीपल लोब, और वो आप लोगों के एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक ग्रेन्यूल रख के, ब्लू डाई मिले और रेड मिले, इसी को हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स का नाम भी इसलिए दिया गया है कि ये रेड एंड ब्लू दोनों डाई को लेता है। इसमें दोनों टाइप्स के ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। बेसोफिलिक में आप लोग अगर चेक कर ले तो इसमें किडनी शेप की न्यूक्लियस आप लोगों को मिलेगी और ये ब्लू स्टेन लेगा। बेसोफिलिक मीन्स बेसिक डाई लविंग सेल्स। और अगर आप यूसिनोफिल्स को देख लें तो यूसिनोफिल्स में आप लोगों को बायोलोब्ड न्यूक्लियस नज़र आएगी, जैसे किसी ने चश्मे पहने हुए हों ये, और ये यूसिन्स कलर को लेता है, यूसिनोफिलिक। अगर आप ए ग्रेनुलोसाइट्स को देख लें तो इसमें आप लोगों को एक तो मोनोसाइट्स मिलेंगे और एक क्या मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। लिम्फोसाइट, फिर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में अगर आप लोग देख लें, मोनोसाइट्स, अच्छा इसका मैं थोड़ा वो, इसमें भी आप लोगों को क्या मिलेंगे, किडनी शेप न्यूक्लियस मिलेंगे। इसमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। और अगर इसको आप लोग लेके, इसका एक बिग न्यूक्लियस यहाँ पे होगा और लिटिल बिट साइटोप्लाज्म होगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ के WBCs हैं। अच्छा, अब देख ले यहाँ पे इन सब सेल्स को, इनके साथ इन ग्राउंड सब्सटेंसेस को, और फिर इसमें से चंद एक स्पेसिफिक फाइबर्स को हम डाल के डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनाएंगे। कि ये टिश्यूज़ कैसे बनते हैं और इसमें कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए और कौन सी जगह में कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे देख ले एक बार, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़, तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है उसको आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रखे हैं कनेक्टिव टिश्यू ने। अब यहाँ पे हमने
मज़ीद इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फंक्शनल सपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। फिर इसकी कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा कि अगर कनेक्टिव टिश्यू को आप किसी भी जगह से उठा ले तो एक तो यहाँ पे इसमें हमको सेल्स मिलेंगे। सेल्स एक किस्म के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं एक ही कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे पहले हमने फाइब्रोब्लास्ट, फिर हिस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमने ले लिए। इसके अलावा और भी बहुत से सेल्स हैं। और फिर इसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, या तो इसमें ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। इसकी भी कंपोजिशंस डिपेंड करेगी कि ये हमने कौन से जगह के टिश्यूज़ की कंपोजिशंस लिए हुए हैं। किसी में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ज़्यादा होगा, किसी में हेपरीन ज़्यादा होगा, किसी में कोई और चीज़ ज़्यादा होगी। और फिर अगर आप लोग इसके कोलेजन कंपोजिशंस को देख ले तो भी यहाँ पे ये डिफरेंट होगी। या तो टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगी, टाइप 3। टाइप 3 को हम रेटिकुलर भी बोलते हैं, रेटिकुलर फाइबर। और ये 4 नंबर, इसको नॉन फेब्रिलर और इसको फेब्रिलर इसलिए कहते हैं कि ये आपस में मिलकर एक क्या बना देते हैं, फेब्रिल स्ट्रक्चर बना देते हैं। कोलेजन, रेटिकुलर और इलास्टिन को इसकी जो डायमीटर है उसके बेस पे और इसके जो सेल्स है, रेटिकुलर में आपको रेटिकुलर सेल्स भी मिलेंगे और इलास्टिन इसमें ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, ये थिक है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो तो इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ मिलाकर मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाए हुए हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनमें से मैं किसी भी सेल्स को यूँ कंसिडर कर लूँ, ये मैंने एक सेल ले लिया और इसके इर्द गिर्द मैं ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकन इसको लें और इसके इर्द गिर्द में क्या लो, फाइबर्स लूँ, रेटिकुलर फाइबर भी लो, कोलेजन फाइबर भी लो और इसी से एक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कनेक्टिव टिश्यू हुआ। अब ये डिपेंड कर लेगा कि इसमें जो सेल्स हैं और इसमें जो फाइबर है वो मैंने एक दूसरे के कितने करीब बनाए हैं या इसके बीच में मैंने डिस्टेंस कितना बनाया है। कहने का मतलब ये है कि ये सेल्स मैंने एक दूसरे के साथ लूजली अटैच्ड की हुई है या मैंने ये एक दूसरे के साथ डेंसली अटैच्ड की हुई है। और इसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस है उसमें मैंने कोलेजन फाइबर की कंपोजिशंस कितने डाली हैं, रेटिकुलर फाइबर्स की कितने हैं, इलास्टिन फाइबर की कितने हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशंस डिपेंड करेगा कि इसी से आगे आने वाली ज़िंदगी में मैं क्या काम लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने ऐसा ही किया हुआ है कि जिस जगह में टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा है तो उसमें एक किस्म की फाइबर, जिस जगह में इलास्टिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें दूसरी किस्म की, जिस जगह में लूज कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत है और उसमें पेगोसिटिक और मोबिलिटी की ज़रूरत है उसमें अदर टाइप अप। तो डिपेंड करती है कि ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सी जगह में, किस जगह पे, किस काम के लिए अभी स्पेशलाइज्ड होने जा रहा है। तो इसी चीज़ को देकर कि ये अब हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में मौजूद है, एम्ब्रियोनिक के बाद भी मौजूद है, लूजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, डेंसली पैक्ड है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो अब हम इसके कंपोजिशन इसी बेस पे कर लेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू को हम डिवाइड कैसे कर लेते हैं। एम्ब्रियोनिक टिश्यू क्या है, एम्ब्रियोनल या फिर एडल्ट टिश्यू क्या है, एम्ब्रियोनल में फिर मेसेनकाइमल टिश्यू क्या है और म्यूकस टिश्यू क्या है, एडल्ट में फिर बोन कैसे बनते हैं, कार्टिलेज कैसे बनते हैं और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में फिर हम देख लेंगे कि लूज कहाँ पे क्या है इसके कंपोजिशंस और डेंस क्या है। डेंस को फिर हम डिवाइड कर लेते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर और अल्यूलर को फिर हम लूज को हम अरेगुलर, रेटिकुलर एंड एडिपोसाइट्स में या एडिपोस टिश्यू में, और बोन को हम या तो स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन या कार्टिलेज को फिर हम मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ये फाइब्रस कार्टिलेज है और ये एक और भी कार्टिलेज है में क्या
इलास्टिक कार्टिलेज हैं, उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। तो थोड़ा उसी को हम थोड़ा टच दे देते हैं, फिर इन चीज़ों को भी उधर ही डिस्कस कर लेते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट के क्या काम है, हिस्टोसाइट के क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट के, कॉन्ड्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स और एडिपोसाइट्स की। तो ये वहाँ पे इस सेल्स को हम उसी टिश्यू में डाल के उसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो मिटाओ इसको। पदे क्लासिफिकेशन अलग अलग पुया शोई कनो लग लग बस चल लग लग पे पुया शोई पूरा पिचो कम न पे ये अच्छा चिली करे अगर गरीब तब हम यहाँ सही पता ही आना ना बुक हो माइक्रोस्कोप के बे कतल ग्रानी स्टैनिंग बांधी। अच्छा कल तो हो रही कनेक्टिव टिश्यू मंगा इसको हम कनेक्टिव टिश्यू को हम क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। अगर कहीं आप लोगों को सपोर्टिंग टिश्यू का लफ्ज़ नज़र आ जाए तो कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू बोथ आर द सेम थिंग। कनेक्टिव टिश्यू या तो एम्ब्रियोनल होंगे EMB और या एडल्ट टाइप के होंगे ADULT एडल्ट टाइप के। एम्ब्रियोनल 2 टाइप्स के होंगे, मेसेनकाइमल एंड म्यूकस। एडल्ट 3 टाइप्स के होंगे, या तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बनाएगा, या आगे जाकर कार्टिलेज बनाएगा और या ये बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अगर आप लोग देख लें तो या तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे और या ये डेंस होंगे। डेंस लूज में क्या होंगे, लूज में एरियुलर टिश्यू होंगे और रेटिकुलर होंगे एंड एडिपोज होंगे। डेंस में या तो रेगुलर होंगे या इर्रेगुलर होंगे। कार्टिलेज 3 टाइप्स के आप लोगों को मिलेंगे, या तो हाइलाइन कार्टिलेज होगा, या फाइब्रस कार्टिलेज होगा और या इलास्टिक कार्टिलेज होगा। बोन्स या तो कम्पैक्ट बोन होगा या स्पॉन्जी बोन होगा। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देख ले, एम्ब्रियोनल, मेसेनकाइम, म्यूकस, एडल्ट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज बोन, बोन में भी कम्पैक्ट और स्पंजी, कार्टिलेज में भी हाईलाइन, फाइब्रस एंड इलास्टिक, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस, डेंस में भी रेगुलर और इर्रेगुलर, लूज में भी एरियुलर, रेटिकुलर एंड एडिपोज। अब देख ले यहाँ पे ये मेसेनकाइमल्स और ये म्यूकस, ये एम्ब्रियोनिक और डेवलपमेंटल स्टेजेस में आप लोगों को मिलेंगे। ये आइडिया तो सबको हुआ होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है, ये ओवम है। स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बनाता है, ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट में क्या एबिलिटी है, ये टूटिपोटेंट है, ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल स्टेज से ये 4 सेल स्टेज में, ये तो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़िए, और फिर 8 सेल स्टेज और फिर मरूला। 12 to 16 सेल्स होते हैं मरूला में, मरूला। यहाँ तक इसको ब्लास्टूला कहते हैं, ब्लास्टूला।
टूला, एक सेल्स को ब्लास्टोमेयर कहते हैं। अब इस मरूला में इसके जो इनर सेल्स हैं वो कंपैक्शन के थ्रू कंपैक्ट सेल मास बनाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहाँ पे एक मास बनाता है, इसको हम कंपैक्ट मास कहते हैं। कंपैक्शन के थ्रू इसी सेल्स को इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहते हैं। और ये आउटर सेल्स एक लेयर यू बना देता है आउटर मोस्ट, इसको आउटर सेल मास कहते हैं। ये आउटर सेल मास एडिशनल मेम्ब्रेन बनाएगा आगे जाकर, प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो बनाएंगे। ये इनर सेल मास एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा और इस इनर सेल मास से फिर बेबी बनेगा। कैसे? सबसे पहले इस इनर सेल मास को अगर यूं में ले लो तो ये अपने आप को 2 लेयर में अरेंज्ड कर लेता है, 2 सेल लेयर में। एक ऊपर वाला लेयर होता है और एक नीचे वाला लेयर होता है। इस ऊपर वाले लेयर को ईपीब्लास्ट कहते हैं, ईपीब्लास्ट, और इसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं नीचे वाला। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो ऊपर वाले सेल्स है ये कॉलमनर है। क्या है? कॉलमनर है। और हाइपोब्लास्ट ये क्यूबॉइडल है। पॉइंट क्लियर है? कॉलमनर है, ये क्यूबॉइडल है। अब कहानी क्या है? ये फर्टिलाइजेशंस के एक हफ्ता बाद, फिर दूसरे हफ्ते बाद, फर्स्ट वीक में मूवमेंट थ्रू फॉलोपियन ट्यूब यूट्रस तक हो जाते हैं, फिर 7, 8, 9, 10 डे में इम्प्लांटेशन, और फिर इम्प्लांटेशन के बाद बाइलेमिनर जर्म डिस्क बनता है। सेकंड वीक में ये 2 लेयर बनाते हैं ये सेल, अपर वाला एंड लोअर वाला। अपर वाले को हम ईपीब्लास्ट और नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट। फ़र्क क्या है? कॉलमनर सेल्स हैं और नीचे वाले क्या है? क्यूबॉइडल हैं। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये जो ईपीब्लास्ट है, ये ईपीब्लास्ट, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यूँ ये इस ईपीब्लास्ट सेल से अब बॉडी के जितने भी लेयर है, फर्स्ट ये ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क में यू सबसे पहले इसमें एक स्ट्रीक आ जाएगी, हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लेंगे इसको, प्राइमेटिव स्ट्रीक। और फिर इसके बीच वाले सेल वो एपोप्टोसिस के ज़रिए वो ख़त्म हो जाते हैं, तो एक ग्रू सा बन जाता है, प्राइमेटिव ग्रू। और फिर ये सेल्स, ईपीब्लास्ट वाले सेल्स ग्रोथ फैक्टर के रिजल्ट में, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, इसके रिजल्ट में ये माइग्रेट, और इसके जो एक दूसरे के साथ स्टिकिंग एबिलिटी है ई के एडहेरिन के थ्रू वो लूज हो जाती है, और जितने भी ये सेल्स यहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं ये माइग्रेट हो जाते हैं यहाँ पे। इसकी माइग्रेशंस की वजह से ये जो हाइपोब्लास्ट है इस सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे किस्म के सेल्स, और एक लेयर यहाँ पे बना देता है। यहाँ पे इस लेयर को जिसने हाइपोब्लास्ट के सेल को रिप्लेस किया इसी को एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले 3 जर्म लेयर या 3 जर्म डिस्क में बनने वाला लेयर एंडोडर्म होता है, और एंडोडर्म हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देता है। और ये हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करने के लिए सेल्स कहाँ से आते हैं? ये ईपीब्लास्ट से आते हैं, और ये माइग्रेट कर जाते हैं और नीचे ये क्या हो जाते हैं? ये पोजीशन हो जाते हैं, यहाँ पे ये प्लेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और इन दोनों के बीच में एक और सेलुलर लेयर यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाता है। ये जो मैंने रेड से बनाया ये वाला लेयर ये मेसोडर्म बना देता है, मेसोडर्म। और ये जो ऊपर ईपीब्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टोडर्म में। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में 2 जर्म लेयर से
3 जर्म लेयर्स बने, इसी को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। Gastrulation is not the process in which the stomach is formed. Gastrulation is a process by the help of which bilaminar germ disc convert into trilaminar germ disc, और ये फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोनिक फीटल लाइफ के 3rd वीक में होता है, 3rd वीक में। अब इस सारी कहानी के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, क्यों मैंने इतनी कहानी बताई? इसीलिए कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है आप लोगों की बॉडी में, एक्सेप्शनल केसेस है न्यूरोक्रेनियम में, कि वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से और न्यूरोक्रेस्ट सेल्स एक्टोडर्म्स का बने हुए हैं। बाकी जितने भी आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे ये मेसोडर्म के बने हुए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। अब कैसे बनते हैं, यहाँ से सबसे पहले थोड़ा मैं ब्लड की वो बता दूँ थोड़ी सी कहानी कि ये ब्लड कैसे बनता है। सबसे पहले एपिब्लास्ट सेल से यहाँ पे सेल्स बन जाते हैं और वो यहाँ पे आके इस यॉर्क सेक के वॉल में यहाँ पे ये आ जाते हैं और यहाँ से ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाते हैं यॉर्क सेक। तो सबसे पहले बच्चों में जो ब्लड सेल्स बनते हैं वो यॉर्क सेक में बनते हैं, यॉर्क सेक। फिर यॉर्क सेक से ये ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके लिवर में फिर ये बनना शुरू हो जाते हैं और लिवर के साथ साथ फिर ये स्प्लीन में भी, फीटल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, स्प्लीन में भी ये बनना शुरू हो जाते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में फिर ये माइग्रेट हो जाते हैं और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इसकी जो प्रोलिफरेशंस है या इसके जो फॉर्मेशंस है वो बोन मैरो के थ्रू हो जाती हैं, बोन मैरो। अब यहाँ पे अगर आप लोग कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड सेल्स को कंसिडर कर ले तो इसकी फॉर्मेशन फीटल लाइफ में यॉर्क सेक से स्टार्ट होती है, फिर लिवर एंड स्प्लीन में हो जाती है। आफ्टर बर्थ ये स्प्लीन और ये लिवर डिस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीसीज करते हैं, जिसको हम ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसीज भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड है एक बात। दूसरी बात, जैसे ही ये बच्चा अब बड़ा होता जा रहा है तो ये अपने फंक्शंस को लूज करते हैं और इसके फंक्शंस को ट्रांसफ़र किया जाता है बोन मैरो में। अगर किसी बच्चे में बीमारी है तो फिर ये लिवर और स्प्लीन आफ्टर बर्थ भी एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अदरवाइज ये अपने काम को पैदाइश के बाद छोड़ देगा, एक बात। दूसरी बात, अब जितने भी बोन मैरो सेल्स है इसने ब्लड सर्कुलेशन में आना है। क्या करना है? ब्लड सर्कुलेशन में आना है। ब्लड सर्कुलेशंस को पहुंचने के बाद या ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद या तो इस सेल्स को परमानेंटली ब्लड कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरी में रहना है या ये किसी स्टेज पे किसी खास टिश्यू में पहुंचकर इसको लीव कर उसी में एंटर होना है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सेल्स हमने पढ़े तो वो किसी कनेक्टिव टिश्यू में या तो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं और या वो ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट मीन कि वो माइग्रेंट है, चंद एक वक्त के लिए वो आ जाते हैं फिर लीव कर जाते हैं, वॉन्डरिंग सेल्स है। तो कनेक्टिव टिश्यू में बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, या फिर किसी इन्फ्लेमेशन के दौरान या फिर किसी और प्रोसेस के दौरान किसी खास टिश्यू का चक्कर लगाए और फिर उसी को छोड़ के वहाँ भी। इसीलिए हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू और इट में बी ट्रांजिएंट। अब यहाँ पे देख ले, बोन मैरो से बनने वाले सेल्स को अगर आप लोग बोन मैरो हाउस को चेक कर ले, दादे पर नजर रही खाबे सही है। बोन मैरो हाउस अगर यूं में इसको बोन मैरो हाउस कंसिडर कर लो तो इसमें से एक ख़ास किस्म के सेल्स बन जाते हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं बताऊं कि इसी से ये सेल्स लूजली, ये सेल डिटैच्ड हो जाते हैं लूजली, ये वाला इस सेल्स को मेसेंकाइम कहते हैं।
मेसेनकाइमल सेल्स। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स अब बन रहे हैं ये यूजुअली ये पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं है कि ये एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल से डिफरेंशिएट नहीं हुए। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि ये अब कनेक्टिव टिश्यू के किसी भी सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मेसेनकाइमल सेल्स में से चंद एक सेल्स यहाँ पे आके बोन मेरो में आके यहाँ पे इसको हम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स अब ब्लड बनाएगा, ब्लड सेल्स बनाएंगे। ब्लड की मैं बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि ब्लड भी मेसेनकाइमल और मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है और ये भी स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, ये दो लाइन में यू चले जाएंगे। एक को हम लिम्फॉइड स्टेम सेल्स कहते हैं, एक को हम माइलॉइड स्टेम सेल्स कहते हैं। ये लिम्फॉइड स्टेम सेल आगे जाकर 3 किस्म के सेल्स बनाएंगे। एक ये लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे और ये नेचुरल किलर सेल्स बनाएंगे। लिम्फॉइड स्टेम सेल से क्या बनेगा, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। और ये अब जाकर ब्लड में शामिल हो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, ब्लड में शामिल हो जाएंगे। अब ये ब्लड में ये तो थाइमस में जाके यहाँ पे जो ग्लैंड है वहाँ पे जाकर इसकी और ट्रेनिंग हो जाएगी। टी लिम्फोसाइट के ट्रेनिंग कुछ होती है कि हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल्स को इसके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारे बॉडी के अपने सेल्स हैं। हमारी जितनी भी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अपने सेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगरचे इसके कोई आँख कान वगैरह नहीं है, इसको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये बैक्टीरिया जो बाहर से आई है ये इसको कैसे पहचान लेते हैं। तो इसके पहचानने के लिए सबसे पहले इसको ये ट्रेन किया हुआ है कि आपने अगर अपनी टिश्यूज़ में जाना है तो यहाँ पे आपको इस सेल का स्ट्रक्चर या इसका सरफेस कुछ यूँ मिलेगा। पॉइंट क्लियर है। तो ट्रेनिंग के बाद थाइमस में मैच्योरेशंस के बाद ये लिम्फ में भी, लिम्फ नोड में भी इसकी मैच्योरेशन हो जाती है तो ये हमारे सर्कुलेशन में फिर शामिल हो जाते हैं। तो या तो ये सर्कुलेशन में रहते हैं या कनेक्टिव टिश्यू सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे मोइलॉइड सेल से एक तो इसी से आरबीसीज बनेंगे, आरबीसीज, एक प्लेटलेट्स बनेंगे, प्लेटलेट्स, और बाकी जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, जिसमें बेसोफिल्स हैं, जिसमें यूसिनोफिल्स हैं और जिसमें मोनोसाइट्स हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक मोनोसाइट्स की बात कर लूँ, मोनोसाइट की बात कर लो। अब ये मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल है और ये कहाँ पे बनी, ये बोन मैरो में बनी और सर्कुलेशन में शामिल हुई। ये अब अगर इसी सर्कुलेशन के अंदर रहती है तो इसको हम मोनोसाइट कहते हैं। लेकिन ये अगर हमारी बॉडी में किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में जाकर वहाँ पे ये परमानेंट रेजिडेंट इख्तियार कर लेती है तो वहाँ पे इसका नाम चेंज होकर फिर मैक्रोपेज बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये मैक्रोपेज इज़ नथिंग, मैक्रोपेज इज़ जस्ट द monocytes which left the blood circulatory system। ब्लड सर्कुलेशंस को छोड़ के जैसे ही एंटर हुई इसका नाम चेंज हुआ। अब ये मोनोसाइट्स अगर आप लोगों के स्किन के अंदर या कनेक्टिव टिश्यू में किसी भी जगह आप लोगों को मिले तो इसको उसी जगह में हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। हिस्टोसाइट्स ये अगर हमारी ब्रेन में चली जाए तो वहाँ पे इसको माइक्रोग्लाया और माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम में ये अगर हमारे लिवर में परमानेंट रेजिडेंस इख्तियार कर ले और वहाँ पे रहे तो इसको कॉपर सेल्स कहते हैं। कूपर भी बाद लोग बोलते हैं कॉपर सेल्स, KUP
FER कॉपर सेल्स। ये अगर किडनी में चले जाए उस वहाँ पे इसको मेसेंजियल सेल्स कहते हैं, मेसेंजियल। ये स्किन के नीचे अगर आ जाए इसको लैंगरहांस सेल्स कहते हैं। ये अगर बोन में चली जाए तो वहाँ पे इसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये अगर लंग्स में चली जाए तो वहाँ पे इसको अल्वियोलर मैक्रोपेज कहते हैं। अल्वियोलर मैक्रोपेज को डस्ट सेल्स भी कहते हैं, डस्ट सेल्स एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न एटसेट्रा। पॉइंट क्लियर है? तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को हिस्टियोसाइट्स, माइक्रोग्लाया, कॉपर सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, लैंगरहांस सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, अल्वियोलर मैक्रोपेज वगैरह का नाम कहीं भी नज़र आ जाए तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द मोनोसाइट जिसने ब्लड सर्कुलेशंस को लेव किया। पॉइंट क्लियर है? अब ये मैक्रोपेज काम क्या करती है? ये हमारे डिफेंस सिस्टम को हेल्प देती है या हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम बनाती है ये मैक्रोपेज। कोई भी बाहर से आने वाला पैथोजन चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो हमारी टिश्यू को, हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करने के अर्थ से आया हो या डैमेजिंग थिंग्स हमारी बॉडी में एंटर हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हर जगह पे इसको बनाया हुआ है और ये इसको एनगल्फ कर देते हैं। और एनगल्फ करने के बाद या तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं या फिर ये आगे प्रोसेस करके टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट कर देते हैं और टी हेल्पर सेल्स फिर प्लाज्मा सेल्स या बी सेल्स, एक्टिवेटेड बी सेल्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और बी सेल्स जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस और एनी अदर सब्सटेंस विच इज़ डैमेजिंग वो आया हुआ है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। तो या तो ये खुद उसी से निमट लेता है या फिर किसी और सेल्स को इन्फॉर्म करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। पॉइंट क्लियर है? तो बोन के बारे ब्लड के बारे में फिर अगर कहीं मौका मिला तो ब्लड फॉर्मेशंस को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड सेल्स बनते हैं और फिर ये सर्कुलेशन में कहाँ से आते हैं। मोनोसाइट्स चूँकि कनेक्टिव टिश्यूज़ का इंपॉर्टेंट जुज़ था तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट थी मेसोडर्मल सेल्स से या फिर मेसेनकाइमल सेल से। अब इस सेल्स को अगर आप लोग देख लें मेसेनकाइमल सेल्स, तो ये मेसेनकाइमल सेल्स या म्यूकस सेल्स ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं और इसका काम ये है कि ये डिफरेंट टिश्यू सेल्स को बना ले। अब ये म्यूकस सेल्स अगर आप लोगों को नाम से याद आ जाए तो म्यूकस क्या है? म्यूकस वैसे भी हम स्लेवा को कहते हैं। इसके सेल्स जेली लाइक मटेरियल बना देते हैं, जेली लाइक मटेरियल। और अगर आप लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में अम्बिलिकल कॉर्ड को देख लें तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट एंड एक वेन, पहले वो भी 2 होते हैं फिर एक डिजनरेट होता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जेली लाइक मटेरियल ये म्यूकस सेल्स बना देते हैं और ये इसको आपस में जोड़े रखते हैं। उस जेली लाइक मटेरियल को वाटन्स जेली कहते हैं, WHARTON, वाटन्स जेली। कहने का मतलब ये है कि ये म्यूकस और ये मेसेनकाइमल टिश्यूज़ ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ ही में होते हैं, फिर ये क्या हो जाते हैं? ये ख़त्म हो जाते हैं। एडल्ट टिश्यू को अगर आप लोग देख लें तो एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक कार्टिलेज, एक बोन, लूज पेरिडेंस। अगर यहाँ पे मैं बोन की एग्जांपल ले लो, बोन की एग्जांपल, यहाँ पे ये मेसेनकाइमल सेल्स फॉर एग्जांपल यहाँ से ये सेल डिटैच्ड हुई और यहाँ पे ये सेल आई। ये अगर बोन सेल्स अब बनेगा तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? बोन सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अब इसी से मैं बोन बनाने जा रहा हूँ।
इसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के साथ कोलेजन फाइबर कौन सा टाइप में डालूंगा? बोन। बोन के स्पेलिंग में टाइप 1 है, ये मैंने डाल दिया। और इसके साथ और क्या मैं डालूंगा? प्रोटियोग्लाइकन डालूंगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, ये भी यहाँ पे होंगे इसमें। और यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स भी होंगे, इलास्टिन फाइबर भी होंगे। हर एक टिश्यू में इसकी कंपोजिशंस क्या होंगी? डिफरेंट होगी। और इसके साथ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स भी मैं बनाऊंगा। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का मैं बताता हूं कि इसका फंक्शन क्या है। और ऑस्टियोसाइट्स भी बनाऊंगा। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। अब इस कंपोजिशंस को मैं क्या बनाऊंगा? बोन। अब मज़ीद इसको कंप्रेशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं कैल्सिफिकेशन करा लूँगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे डिपोजिशंस हो जाइए। इसको अगर मैं यूं स्ट्रॉन्ग बोन यू बनाऊँ यहाँ पे तो ये कम्पैक्ट बोन बनेगा। क्या बनेगा? कम्पैक्ट बोन। इसके जो ये फिर ऑस्टियम मैंने बनाया, ये कम्पैक्ट। और अगर इसको मैं यूं बनाऊं, बोन मेरो जहाँ पे होते हैं, तो ये स्पंजी बोन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए बोन में, ये बोन डायरेक्टली या तो डायरेक्टली इन कंपोजिशन या इन सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से डायरेक्टली बनेगा। अगर कोई बोन डायरेक्टली बनता है तो इसी को हम इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, वो बोन जो कि मेसेंकाइमल टिश्यू से डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये पहले कार्टिलेज यहाँ पे बन जाए और ये कार्टिलेज बाद में इसमें चेंजेस आ जाए और ये बोन में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे देखें, मेसोडर्म से मेसेंकाइमल सेल्स डिटैच हो जाएंगे, वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट ये जितने भी यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो सिक्रीट कर लेंगे किस चीज़ को? कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स को। कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन के साथ साथ रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स भी आ जाएंगे, जो कि कंप्रेशनल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड है। और डिपोजिशंस हो जाएगी किस चीज़ की? कैल्शियम एंड फॉस्फेट की। डायरेक्टली अगर मेसेंकाइमल सेल्स से मैंने ये कंपोजिशंस बना के बोन बना लिया तो ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर पहले मैंने कार्टिलेज बना लिया और फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बोन में, तो इसको एंडोकॉन्ड्रल क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे मैंने 3 किस्म के सेल्स बनाए बोन में। एक को मैंने ऑस्टियोब्लास्ट का नाम दिया, एक को मैंने ऑस्टियोक्लास्ट का नाम दिया, एक को मैंने ऑस्टियोसाइट का नाम दिया। जितने भी सेल्स हैं ये तीनों के तीन मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, मेसेंकाइमल सेल्स के बने हुए हैं। जहाँ कहीं भी आप लोगों को किसी भी सेल के साथ ब्लास्ट का लफ्ज़ नज़र आया, इट मीन्स कि इट इज़ एन एक्टिव सेल और ये रैपिडली प्रोलिफरेट हो रही है, ये रैपिडली डिवाइड हो रही है, इसमें माइटोसिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके साथ ऑस्टियो का लफ्ज़ लिख लो तो इट मीन्स कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ बोन सेल्स विच
और रैपिडली डिवाइडिंग। इसके साथ में अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट का लफ्ज लगा लो, इट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन द कार्टिलेज एंड हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड रैपिडली। पॉइंट क्लियर है। अगर इसके साथ एरिथ्रो का लफ्ज लगा लो, एरिथ्रोब्लास्ट, इट मीन्स इट इज अ रेड ब्लड सेल और इसमें डिवाइड होने की एबिलिटी है। तो जितनी भी सेल्स है उसके ब्लास्ट का लफ्ज़ अगर उसके आखिर में हो तो इट मीन्स कि ये एबिलिटी रखती है कि ये डिवाइड हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी भी सेल की लास्ट में साइट लगा लो, में साइट तो वैसे भी सेल को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैं लिख लो ऑस्टियोसाइट, इट मीन्स कि ये जो ब्लास्ट वाले सेल्स है ये अगर मैच्योर हो जाए और इसमें एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग स्टॉप हो जाए, इसको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जिस तरह ऑस्टियोसाइट है, एरिथ्रोसाइट्स है या कॉन्ड्रोसाइट्स है या फाइब्रोसाइट्स है, किसी भी सेल के साथ अगर साइट का लफ्ज़ है इट मीन्स के इट इज द मैच्योर सेल ऑफ दैट टाइप। अब यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट का आप लोग देख ले, ये ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, ये मैक्रोपेज ऑफ द बोन है। ये क्या है? मैक्रोपेज ऑफ द बोन है। अब इस बोन को अगर आप लोग देख लें तो हमारे बोन में क्या होती है? हमारे बोन में ऑल द टाइप ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी रहती है। ये बोन ऑल द टाइम ये रिन्यू कर जाता है अपने आप को कंटिन्यूसली। ये सेल्स यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं और कंटिन्यूसली ये इसको एनगल्फ कर देते हैं। इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल को ईटिंग सेल्स ऑफ द बोन भी कहते हैं, ये बोन को खा जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बोन जो है एक डायनामिक स्ट्रक्चर है और 99% ऑफ और बॉडी कैल्शियम इज स्टोर्ड इन दी बोन। हमारी बॉडी की इसी को आप लोग बैंक ऑफ कैल्शियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेसेंकाइमल सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाए और ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाए तो ये हार्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को एडल्ट में मिलेगा। और ये हार्ड स्ट्रक्चर या तो इतना ज़्यादा हार्ड होगा कि इसमें आप लोगों को अगर यहाँ पे काटना है तो यहाँ पे इसमें एक और बात आप लोग याद रखिए कि इसके जो नर्व्स है उसकी सप्लाई यहाँ पे है। अगर आप लोग यहाँ पे एंटर हो जाए फिर इसमें कोई पेन नहीं होगी, पेनलेस है। तो यहाँ पे जो स्पंजी बोन बनाता है ये इतनी हार्ड नहीं है, इसमें इतनी कैल्सिफिकेशन नहीं हुई है जितनी इसकी जो पेरिओस्टियम है या जो कम्पैक्ट बोन है इस पे हुई है। तो यहाँ पे बोन में आप लोगों को या तो कम्पैक्ट बोन मिलेगा या स्पंजी। कम्पैक्ट में क्या है? कम्पैक्ट में ये ज़्यादा हार्ड हुआ है ताकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये क्या कर ले, ये प्रोटेक्ट कर ले। एक बात। दूसरी, ये तो मैंने वैसे एक स्ट्रक्चर बना लिया, आप कंसिडर कर ले ह्यूमन की, अगर ह्यूमरस की। अगर आप लोग स्कल को देख ले, स्कल को, तो इसके ऊपर और इसका बेस ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन को। अगर आप लोग रिबकेज को देख ले, स्टर्नम है, स्टर्नम में मोनोब्रियम है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है, एंजिपॉइड प्रोसेसेस है और 12 पेयर्स है। फेयर्स में भी फिर यहाँ पे 7 ट्रू और जो 5 है वो फॉल्स रिब्स है, 2 फ्लोटिंग रिब्स है। तो इसने विसरल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट एंड लंग्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। तो हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट, बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी कंपोजिशंस को मैं ले लो और इसी की कंपोजिशंस में मैं कैल्शियम और फॉस्फेट को निकाल लो और टाइप 1 कोलेजन की जगह में टाइप 2 कोलेजन डाल लो और उसके साथ में थोड़ा सा हेलोरोनिक एसिड भी डाल दो, तो ये स्ट्रक्चर फिर बोन नहीं फिर कार्टिलेज होगा। अगर इस मेसेंकाइमल सेल से मैं सेल बनाऊं और उसको मैं कॉन्ड्रोब्लास्ट का नाम दूं, किस चीज़ का नाम दूं? कॉन्ड्रोब्लास्ट का नाम दो। फॉर एग्जांपल ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं और इसके साथ में कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन डाल दो और इसके साथ में इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर
वो भी डाल दो, हाइलोरोनिक एसिड इसमें मैं डाल दूँ, और प्रोटियोग्लाइकन ग्लाइकोप्रोटीन वो डाल दो, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर फिर कार्टिलेज बनेगा। क्या बनेगा, कार्टिलेज बनेगा। तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होंगे। क्या होंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट ट्रिपली डिवाइडिंग सेल्स है। ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अब आप लोग याद रखिए, जहां कहीं भी आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू मिले तो उसकी ब्लड सप्लाई होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोग कार्टिलेज को चेक कर ले तो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसलिए जहां कहीं भी इसकी यहाँ पे ये डैमेज्ड हो जाए, इसकी इंजरी हो जाए, तो इसी के लिए जितने भी सब्सटेंस आते हैं वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है। इसकी हीलिंग जो है वो बहुत डिले होती है, बहुत डिले। क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती अपनी। अब जितने भी कनेक्टिविटी सबके अपनी ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि ये वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है, एपिथेलियल की तरह नहीं है। लेकिन अगर आप कार्टिलेज को चेक कर ले तो ये, अब यहाँ पे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट होगा, और कॉन्ड्रोब्लास्ट के साथ कॉन्ड्रोसाइट्स ये मैच्योर हो जाएंगे, और फिर कोलेजन फाइबर टाइप 2 होंगे, रेटिकुलर फाइबर होंगे, इलास्टिन। अब इसकी कंपोजिशंस में अगर मैं इलास्टिन फाइबर्स ज़्यादा डाल लो, इलास्टिन फाइबर एज कंपेयर टू रेटिकुलर फाइबर एंड कोलेजन फाइबर, तो इसी से मैं एक इलास्टिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इलास्टिक स्ट्रक्चर। जहां कहीं भी हमें इलास्टिक या इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे ईयर का कार्टिलेज है, तो यहाँ पे ये इलास्टिक कार्टिलेज, नोज का कार्टिलेज, या जो इलास्टिन फाइबर्स हमारे लंग्स में होते हैं, जो कि एक्सपेंसाइल टिश्यूज़ हैं, एक्सपेंशन उसमें होती है, तो वहाँ पे मैं इलास्टिन ज़्यादा डालूंगा। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे मुझे कंप्रेशनल स्ट्रेंथ या शॉक एब्जॉर्बर स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, जैसे कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम में इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, तो इसमें एज कंपेयर टू इलास्टिन फाइबर मुझे रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर ज़्यादा डालने होंगे। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा लूजली बनाऊं तो ये लूज होगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा डेंस बनाऊं तो ये डेंस स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये डेंस रेगुलर और इरेगुलर की कहानी क्या है, ये कहां कहां पे, कार्टिलेज के अलावा आप लोगों को रेगुलर एंड इरेगुलर ये टेंडन में मिलेंगे। अगर मैं कोलेजन फाइबर को यूं लूं और इसको ये रेगुलर पैटर्न में मैं यूं अरेंज कर लूं और इसी से एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये वाला स्ट्रक्चर बेंड लाइक स्ट्रक्चर में बनाऊं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये टेंडन होगा। ये क्या होगा, टेंडन होगा। अगर यहाँ पे मैं इसको इरेगुलरली इसको यूं बनाऊं कि यूं, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रेगुलर स्ट्रक्चर बनाना है, यूं आप लोग ये मार्क कर ले, ये वाला ये रेगुलरली मैंने कोलेजन फाइबर को यूं कर लिया, ये तो ये एक बेंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। टेंडन में आप लोगों को ये कंपोजिशंस, ऐसी अरेंजमेंट नज़र आएगी, जो कि टेंडन हमारे बोन्स के साथ हमारे मसल्स को अटैच कर लेते हैं। ये अरेंजमेंट आप लोगों को लिगामेंट में भी नज़र आएगा। लिगामेंट में यू थोड़ा सा एक फ्लैट लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। और ये एपोन्यूरोसिस में अगर कोई कोई मसल है और वो शीट लाइक मसल है, तो इसको अटैच करने के लिए एक ख़ास मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। इसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। तो ये रेगुलर एंड इरेगुलर की कहानी क्या है, या तो इसके फाइबर्स रेगुलरली एक ख़ास मैनर पे किसी ख़ास स्ट्रक्चर्स में मौजूद होंगे, या फिर इरेगुलर का मतलब ये है कि ये उसी जगह में होंगे, जैसा कि हमारे डर्म्स में है कि कोई फोर्स अगर किसी भी डायरेक्शन से आ जाए तो उसी फोर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी इसमें हो, तो ये
उसी जगह में आप लोगों को मिलेंगे जहां पे हर डायरेक्शन से पोर्स लगने का खदशा हो। पॉइंट क्लियर है? लूज अरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलर एंड एडिपोसाइट्स। अच्छा, ये हाइलाइन फाइब्रस और इलास्टिन का तो समझ आ गया कि हाइलाइन कार्टिलेज हमारे ट्रीकिया में है, ये जो यहाँ पे हमारा लेरिंग्स है उसी में भी है, और जो फाइब्रस कार्टिलेज है वो हमारी जो एक जो सूचर ऑफ स्कल्स है, दूसरे जो वर्टिब्रल कॉलम है, और इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ पे जो है, या फिर लंग्स में इलास्टिन, ये आप लोगों का, या फिर और जगह भी में आप लोगों को मिलेंगे इलास्टिन फाइबर, हाइलाइन, ये जो बेस में मेम्ब्रेन है उसमें भी हम मिलेंगे आप लोगों को। डेंस में रेगुलर होंगे या इरेगुलर। रेगुलर आप लोगों को टेंडन में, लिगामेंट में, एपोन्यूरोसिस में मिलेंगे, और इरेगुलर आप लोगों के डर्मिस में मिलेंगे। इसके अलावा अच्छा, ये रेगुलर रेटिकुलर एंड एडिपोस की थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर वाइंड अप कर लेते हैं। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो, फॉर एग्जांपल जो हमारी एब्डोमेन में आर्टरीज आते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ, तो उसी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है हमारी मेजेंट्री ने, हमारी ओमेंटम ने। उसी में ये सेल्स लूजली अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। यहाँ से नर्व्स गुजरते हैं, लिम्फ वेसल्स गुजरते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, ये तो हमारी मेजेंट्री, ओमेंटम वगैरह ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। रेगुलर तो ये रेटिकुलर और रेटिकुलर टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यू ये भी है, और ये भी हमारी बॉडी में जिस जगह पे मौजूद है उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लो। रेटिकुलर, अच्छा, ये जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसा कि लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, लिम्फोइड है, तो इसको सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करती है रेटिकुलर। और एडिपोसाइट्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे स्पेस बना लो एडिपोसाइट्स का। एडिपोसाइट्स ये यूनिलिकुलर होंगे, यूनिलिकुलर या मल्टीलिकुलर होंगे। यूनिलिकुलर का मतलब ये है कि एक सेल है, इसमें एक ही फैट ड्रॉपलेट है यू, और इसका जो फ्लैट न्यूक्लियस है ये वाला, ये एक साइड पे एक्सेंट्रिक, एक साइड पे यहाँ पे फ्लैट न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा और भी ये आप लोगों को एक खास स्ट्रक्चर देती है। इसको हम सिग्नेट रिंग्स का नाम भी लेते हैं। सिग्नेट रिंग्स, सिग्नेट रिंग्स, रिंग्स तो पिन, सिग्नेट। ये आप लोगों को वाइट एडिपोस टिश्यू में मिलेंगे, वाइट एडिपोस टिश्यू में मिलेंगे, और ये वाइट एडिपोस टिश्यू आप लोगों को एडल्ट्स में मिलेंगे। एडल्ट्स इसका काम है फैट को स्टोर करना, टू स्टोर द फैट फीड स्टेट में, फीड स्टेट में। और फिर जब हम फास्टिंग स्टेट में हो, फास्टिंग स्टेट में, तो ये एनर्जी या ये फैट्स को रिलीज करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। मल्टीलिकुलर को अगर आप लोग देख लें तो इसकी न्यूक्लियस यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, और इसमें फैट जो मल्टीपल ड्रॉपलेट्स होंगे ये स्टोर यू। ये जो मैंने इसके बीच में बनाया ये वाला एक फैट बड़ा ड्रॉपलेट है, और ये जो बनाया ये मल्टीपल ड्रॉपलेट्स हैं आप फैट्स। ये ब्राउन टिश्यूज में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ये ब्राउन टिश्यू में मिलेंगे, ब्राउन टिश्यू में। और ब्राउन टिश्यूज आप लोगों को न्यू बॉर्न में मिलेंगे, न्यू बॉर्न में। और इसी को हीटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, हीटर ऑफ द बॉडी।
बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हीट ऑफ दी बॉडी। जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स है, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे सब के इर्द गिर्द अल्लाह ने फैट्स बनाया हुआ है। तो इसीलिए इस एडिपोसाइट्स से जो कि हमारी एडिपोस टिश्यू में है, इसके अलावा हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ये पोषण प्रोवाइड करती है, ये शॉक एब्जॉर्ब करती है, ये उसकी प्रोटेक्शन करती है। पेरिनेफ्रिक फैट्स, अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है किडनी को, तो सबसे पहले इसको लगता है। पेंक्रियास के इर्द गिर्द भी है, हार्ट के इर्द गिर्द। एक तो ये इंसुलेटर है, ये हमारी बॉडी के हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स को ये वार्म रखती है और उसको ट्रॉमा से बचाती है। इसके अलावा ये फैट्स भी स्टोर करती है। और ये इन अ नटशेल सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप लोगों ने चंद एक बात याद रखनी है। सबसे पहले कंपोजिशंस क्या है तो आप लोगों को आना चाहिए। सेल्स होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होंगे। सेल्स डिफरेंट टिश्यूज के डिफरेंट होंगे, या तो एक किस्म के सेल्स होंगे या मल्टीपल सेल्स होंगे। फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट एबंडेंटली फाउंड सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अलावा एडिपोसाइट, मास्ट सेल। अच्छा, मास्ट सेल्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से मसले वो हमारी बॉडी में पैदा करते हैं। उसका अभी मैं बता देता हूँ कि उसकी कहानी क्या है, कहाँ कहाँ पे है और क्या नुकसानात वो हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रासेलुलर सब्सटेंस में आप लोगों को दो ही चीज़ें मिलेंगी, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस तीन किस्म के होंगे, एक ग्लाइकोजा अमाइनो ग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। फाइबर्स तीन किस्म के होंगे, कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक। कोलेजन 4 टाइप्स के होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पॉइंट क्लियर है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 फिब्रिल्स बना सकते हैं, टाइप 4 नहीं बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? कौन से कहाँ पे होंगे डिपेंड करेगा कि हमने स्ट्रक्चर को लूजली अरेंज करना है और या डेंसली पैक्ड करना है। डेंसली अगर पैक्ड करना है तो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए, कंप्रेशनल स्ट्रेंथ के लिए या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए है, तो उसी को देखकर हम उसी में फिर उसके जो फेब्रल कंपोजिशन है उसी को डालेंगे। कोलेजन कहाँ पे होंगे, इलास्टिन कहाँ पे होंगे, रेटिकुलर, इसका हमने डिटेल बता दिया। अब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में कौन से और कहाँ कहाँ जगह पे, हर जगह में आप लोगों को मिलेंगे हमारी बॉडी में। अच्छा, इसके अलावा सेल्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये फाइब्रोब्लास्ट है, हिस्टियोसाइट्स है, एडिपोसाइट्स है, मास्ट सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है और कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ब्लड सेल्स हैं। मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ा कि फिर मैक्रोफेज बनाते हैं। थोड़ा मास्ट सेल्स के बारे में मैं बताऊं कि ये मास्ट सेल्स क्या है। मास्ट सेल्स नाम तो सुना होगा, फाइब्रोब्लास्ट के अलावा मास्ट सेल्स कम से कम आप लोगों को आना चाहिए कि ये है क्या चीज़। मास्ट सेल्स एक बात याद रखिए कि ये हमारी बॉडी में एवरीवेयर आप लोगों को मिलेंगे, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं मिलेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हर जगह में मिलेंगे मास्ट सेल्स। जहाँ कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को मिले उसमें कम से कम मास्ट सेल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में नहीं मिलेगा। अभी समझ आ जाएगा कि क्यों। एबंडेंटली स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, एबंडेंटली। फॉर एग्जांपल स्किन है तो आपको यहाँ पे ये मास्ट सेल्स, ये मास्ट सेल्स नजर आएंगे, ये मास्ट सेल है।
जितने भी हमारे जीआईटी की लाइनिंग है, जीआईटी की लाइनिंग सब म्यूकोजा में आप लोगों को मास्ट सेल्स मिलेंगे। जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, यहां पे आप लोगों को मास्ट सेल्स मिलेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों को मास्ट सेल्स मिलेंगे। हर जगह पे आप लोगों को क्या मिलेंगे? मास्ट सेल, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब इस मास्ट सेल्स के ऊपर एक खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं और इसके साथ एंटीबॉडी अटैच्ड हो जाती है और वो एंटीबॉडी IgE क्लास की एंटीबॉडी है। एंटीबॉडीज का तो आप लोगों को पता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में मौजूद है? GAMED, गेम्ड फार्मूले से हम IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। यहाँ पे IgE की बात मैं करता हूँ कि इसी के लिए मोस्ट सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं और ये एंटीबॉडी आकर यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं। अब देख यहाँ पे ये मास्ट सेल्स का काम क्या है? ये किसी भी तरीके से आप लोग किसी भी जगह पे केमिकली, रेडिएशन से, फिजिकली या बाय इन्फेक्शन टिश्यू को डिस्टर्ब कर ले, इसकी जिम्मेदारी ये है कि एक्टिवेट हो जाती है। कोई किसी भी वजह से, रेडिएशंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, फिजिकल केमिकल इन्फेक्शंस की वजह से ये क्या हो जाती है? ये एक्टिवेट हो जाती है। इसके एक्टिवेशन से क्या होता है? इसके एक्टिवेशन से ये होता है कि इसके साथ एक तो आप लोग याद रखिए कि जब ये एक्टिवेट हो जाए तो इसकी ये सेल मेम्ब्रेन एक ख़ास किस्म की चीज़ें रिलीज़ करती हैं। फास्फोलाइपेज A2, फास्फोलाइपेज A2 इसमें प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स ये रिलीज़ करती है और इसके अलावा इसके न्यूक्लियस में ख़ास किस्म की जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर वो रिलीज़ करती हैं। ग्रेन्यूल्स में आप लोगों को कम से कम हिस्टामिन, हेपरिन, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर एटसेट्रा, ये सब चीज़ें कम से कम याद होना चाहिए। अब ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाए तो ये हिस्टामिन को रिलीज करती है। हिस्टामिन का काम ये है कि ये हिस्टामिन वेजोडाइलेशन करती है। क्या करती है? वेजोडाइलेशन करती है, वेजोडाइलेशन। ये हेपरिन एंटीकोआगुलेंट है। ये क्या है? एंटीकोआगुलेंट है, एंटीकोआगुलेंट है। इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर ये क्या कर लेते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। तो अगर ये हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाए तो हमारी बॉडी में उसी जगह पे या होल बॉडी में अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने हमारे स्किन के नीचे इसको एक्टिवेट कर दिया तो हमारे स्किन पे रैशेस बन जाते हैं। अगर किसी की कंजक्टिवा में ये एक्टिवेट हो गई तो यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस। अगर किसी के नोज में एक्टिवेट हो जाए तो ये एलर्जिक राइनाइटिस काज करती है और है फीवर। इसके अलावा अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्टिवेट हो जाए, ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस काज कर लेती है, सिक्रीशंस वहाँ पे बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से
एलर्जिक आस्थमा प्रोड्यूस्ड हो जाता है। अगर ये हमारी पूरी बॉडी में हर एक वेसल्स के पास एक्टिवेट हो जाए तो ये वेजोडाइलेशन काज कर लेती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल ब्लड कैपेसिटी क्या है, 5 लीटर है। और ब्लड कितना मौजूद है, 5 लीटर। अगर हम अपने बॉडी के तमाम कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरी को देख ले तो ये अल्लाह ने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये 5 लीटर ब्लड इसको फिल्ड रखती हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कम है। कोई कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में है, कोई अगर वॉल्व रखता है तो वो वन डायरेक्शनल फ्लो को प्रिवेंट करती है। अब अगर यहाँ पे मास्ट सेल्स किसी भी तरीके से एक्टिवेट हो जाए तो ये वेजोडाइलेशन करती है। अगर ये वेजोडाइलेशन हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में हो जाए तो अब ये अगर कैपेसिटी 5 लीटर से बढ़कर 10 लीटर या 15 लीटर तक हो जाए तो यहाँ पे जो हार्ट पड़ा हुआ है जिसमें ब्लड पंपिंग के लिए आ जाता है, तो यहाँ पे अगर ये ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए पेरिफेरल वेसल्स में, वेन और आर्टरीज और कैपिलरीज में, तो यहाँ पे कोई ब्लड नहीं बचेगा जो कि हार्ट पे आ जाए और वाइटल ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुँचा दे। तो इसीलिए मास्ट सेल्स की ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से हम सर्कुलेटरी शॉक में चले जाते हैं और इस सर्कुलेटरी शॉक को हम एनाप्लेक्टिक शॉक कहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखे हैं, अगर कोई मक्खी आ जाए बी और वो यहाँ पे स्टेंग लगा ले किसी को, तो उसी टाइम वो बंदा बेहोश हो जाता है, उसी जगह मर जाता है। क्यों? इसीलिए कि उसमें ये मास्ट सेल इतनी ज़्यादा हिस्टामिन ये रिलीज़ कर देते हैं कि जनरलाइज्ड वेजोडाइलेशन हो जाती है और सर्कुलेटरी शॉक में चला जाता है। सर्कुलेटरी शॉक के साथ साथ हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस की वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है, सिक्रीशंस वहाँ पे हो जाती है और उसकी वजह से हमारी जो सांस लेने है उसमें दुश्वारी आ जाती है। मसल्स अगर ये जीआईटी में सारी जो जीआईटी लाइनिंग है उसमें अगर एक्टिवेट हो जाए तो वहाँ पे क्रैम्प प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एब्डोमिनल पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सर्कुलेटरी शॉक होगा और बंदा उसी टाइम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस मास्ट सेल्स को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं बनाए हैं। क्यों? इसीलिए कि अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी इंजरी और ट्रॉमा हो जाए तो ये इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि फिर हमारे लिए ये डिफेंस सिस्टम नहीं, हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग सिस्टम फिर बना देती है। हमारे डिफेंस सिस्टम ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, लेकिन अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, जैसा कि हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसकी ज़्यादा एक्टिवेशन क्या कर लेती है, ये फिर हमें बचाने के निस्बत हमें मौत के मुंह में धकेल देते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि ये मास्ट सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, हर जगह पे मौजूद है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा। और किसी भी पैथोजेंस, किसी भी रेडिएशंस, किसी भी फिजिकल और केमिकल ट्रॉमा की वजह से इसका काम ये है कि एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेशन की वजह से वेजोडाइलेशन इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे जो मैक्रोफेज है वो पहुँच जाए, न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाए, इजिनोफिल्स पहुँच जाए और वो वहाँ से इसको क्या कर ले, एलिमिनेट कर ले। ये अगर थोड़ी सी ट्रॉमा हो या कोई पैथोजेंस आ जाए तो ये उसको एलिमिनेट कर देता है, ये उसको ख़त्म कर देता है इसी प्रोसेस से। लेकिन ये अगर ज़्यादा एग्जेजरेटेड हो जाए तो फिर ये क्या करती है, ये हमारे लिए फिर मसला पैदा करती है। पॉइंट क्लियर है? मजीद भी बुक में इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है कि ये कैसे काम कर देती है। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ जाए तो फिर मिक्रोपेज यहाँ पे ये इसको पकड़ कर फिर इसको टी हेल्पर 2 सेल्स के हवाला कर देती है, फिर वहाँ पे जाके बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। बी सेल्स एक्टिवेटेड बी सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं और प्लाज्मा सेल्स किसी भी एंटीजन या फिर बाहर से आने हुए पैथोजेंस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना देते हैं और एंटीबॉडीज़ जाकर फिर उस पैथोजेंस को बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है?
तो आप सो रही थी। 3 घंटे, तो 3 घंटे तो हमने थोड़ी पढ़ा, 1 घंटे में, तो फिर हम 15 मिनट पढ़ लेंगे यार, इसमें क्या है। अगर ब्रेन बंद हो जाता है तो फिर ये तो ब्रेन में जाना चाहिए, हाँ, कानों में तो नहीं कि इस कान से आए और उससे निकले। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का, कोई पूछना हो किसके बारे में, शायद इसमें बहुत से बातें रह गए हों मेरे से, किसी को अगर कोई बात में शक हो, किसी में कोई क्वेश्चन। बात सुनो, सेमेस्टर का नहीं है इससे सेमेस्टर का ताल्लुक नहीं है, ये हर इंसान में ये चीजें मौजूद है। यू आर अ डॉक्टर, अब डॉक्टर है, आपको इसके कंपोजिशंस के बारे में पता है। आप फॉर एग्जांपल अपने घर में खाना खा रहे हैं और आप दस्तरखान पे बैठे हैं, कोई आपसे, आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, कज़न, रिश्तेदार आए हैं। अभी तो लोग पूछते हैं कि किसी के रिश्ते के लिए भी आते हैं, तालीम इसकी कितनी है। बराए नाम तालीम तो नहीं होना चाहिए ना। वो अगर आपसे पूछे कि मास्ट सेल कहाँ पे है और अब उसको बोले कि ब्रेन में है, स्पाइनल कार्ड में, कम से कम ये जहाँ पे नहीं है ये बात तो, अगर ये इतने स्टोरी का पता नहीं है, ये तो पता होने कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में नहीं है, ये काफ़ी है। तो नॉलेज का मतलब तो ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा, एमसीक्यूज में। बीइंग अ डॉक्टर इतना तो कम से कम होना चाहिए कि यार नहीं डिटेल, हाँ ये तो है, डिटेल इतना इसी से भी ज़्यादा है स्लाइड्स में, इंडिविजुअली एक एक सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा है। ये तो मैंने सौरों से मोटे मोटे बातें उठाकर थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट दे दिया कि ये कनेक्टिव टिश्यूज है कैसी, तो डिटेल से आप और भी पढ़ सकते हैं, और कम से कम इतना तो नहीं, डिटेल तो नहीं, हाँ डिटेल में, और इतनी तो बातें है, इतने तो कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमन के, इतने ही तो है, इसमें तो कोई और है ही नहीं। ओके थैंक यू जी। ये बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, तो उसमें ये ब्राउन टिश्यूज होते हैं। इसकी एबिलिटी ये है कि थर्मोजेनेसिस, ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि बच्चा अगर आपसे रात के वक्त उससे कंबल थोड़ा सा मतलब उधर हो गया, या फिर या अगर वो वैसे पड़ा हुआ है, सर्दी हो गई, या मतलब आप तो वो तो खुद से अपने आप को नहीं डांप सकते ना कि कंबल ओढ़ ले वो, तो इसलिए अल्लाह ने उसके अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि ये हीट जनरेट करते हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि ये एडिपोस टिश्यू के एक और ये फैट्स फीमेल में ज़्यादा होती है, उसकी बॉडी वाटर कंटेंट इसलिए कम होती है मेल से कि उसमें एडिपोस टिश्यू ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ये जिसमें ज़्यादा होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चों हो, उसको सर्दी कम लगती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर है। तो ये ब्राउन टिश्यू स्पेशली अल्लाह ने बच्चों में इसीलिए बनाया हुआ है कि उसको सर्दी लगने से बचाती है। जैसा जैसा ये बच्चा बढ़ता जाता है तो इसके ये जो ब्राउन टिश्यू है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? वाइट टिश्यू में। टाइम के साथ जिस तरह फीटल हीमोग्लोबिन है आरबीसीज में, जैसा ही मतलब ये बच्चा बढ़ता जाएगा तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या ओबेसिटी की आप बात कर रहे हैं? ओबेसिटी में क्या होता है? ओबेसिटी अभी और ये देखो, ओबेसिटी में आपके ये जो सेल्स हैं ये दो किस्म के ओबेसिटीज होते हैं। एक बच्चों में होती है, एक बच्चों में और एक बड़ों में होती है। बड़ों में जो ओबेसिटी होती है उसमें सिंपल ये साइज बढ़ जाता है सेल्स का। क्या बढ़ जाता है? साइज बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों की जो ओबेसिटी होती है उसमें नंबर भी बढ़ जाता है और साइज भी बढ़ जाता है बच्चों में। क्यों? क्योंकि उसके जो एडिपोसाइट्स हैं, एडिपोसाइट्स वो डिवीजन की एबिलिटी रखती है और इसके डिवीजन की एबिलिटी लास्ट हो जाती है। तो बड़ों में जो ओबेसिटी काज हो जाती है, एकमुलेशन ऑफ द फैट्स विद द सेम नंबर ऑफ द सेल्स ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बच्चों में जो ओबेसिटी आती है वो एक तो इसकी नंबरिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरे उसकी साइज भी बढ़ जाते हैं। तो टू टाइप्स की ओबेसिटी होती है, एक बच्चों में होती है और एक बड़ों में। तो इसमें सिर्फ साइज बढ़ जाता है, तो उसमें क्या
नंबर और साइज दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अपने अपने हाइपरप्लास्टिक, हाइपरप्लीजिया, ओबेसिटी है, क्या है मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं, और दोनों के अलग अलग नाम भी है। अच्छा, सही है। कोई और क्वेश्चन? जी हाँ, कर लेंगे। मैं अभी आता हूँ। स्टॉप कॉलिंग, स्टॉप ही कर